गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपनी बिजनेस की क्लासेज में। देखिए, आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे होंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत कम स्टूडेंट ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं और कम ही वीडियो को देख रहे हैं। जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं उनका क्या रीजन है वो बताइए, कॉल करिए मुझे। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है या फोन की प्रॉब्लम है या फिर कोई और समस्या है और प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम डिस्कस करिए बेटा। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को वो अपने साथियों से बात करिए और उनसे पूछिए कि भाई आप लोग होमवर्क कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो क्यों नहीं देख रहे हो, और मेरे तक वो रीजन पहुंचाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने बेटा स्टार्ट कर लिया था अपना बिजनेस में, जो कि बिजनेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसको हम बोल रहे थे कि वह रिस्क। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस कैसा भी हो, हर बिजनेस में एक रिस्क होता है। वो रिस्क का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है वो देख रहे हैं। हमने रिस्क को देखा था, पढ़ लिया था। रिस्क इज ए चांस ऑफ लॉस, कि लॉस होने का चांसेस जो होता है उसको हम रिस्क बोलते हैं। इट इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल ऑक्यूरेंस, यानी कि जो हमारे फेवर में नहीं होता, ऐसे कोई चांसेस जो कि हम नहीं चाहते ऐसा हो जाना, वो रिस्क कहलाता है। तो इस रिस्क के बारे में हमने बात की थी कि टाइप ऑफ रिस्क, एक प्योर रिस्क की बात की थी हमने, एक स्पेकुलेटिव रिस्क की बात की थी। प्योर रिस्क वो रिस्क था बेटा कि जिसमें आपके पास बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, नो लॉस नोन, जो कि अगर लॉस या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी इज नॉन प्योर रिस्क। कि यानी कि कहने का मतलब भाई हम कहते हैं कि भाई ये काम करना आता नहीं और फिर भी हम करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी टू फायर, आग लगने से 100% लॉस होना है, थेफ्ट चोरी होने से, स्ट्राइक होने से, तो ये क्या है, प्योर रिस्क है। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई काम करना नहीं आता और उसको हम करने की कोशिश करते हैं और पता है कि ये गलत होना ही है, इसमें कोई चांस नहीं है, तो उसको हम प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क वो होता है जिसमें पॉसिबिलिटी गेन की भी हो सकती है और लॉस की भी हो सकती है, वो स्पेकुलेटिव रिस्क होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई काम करते हो, आपको उसकी नॉलेज भी है और आपको डर भी है कि हो सकता है ये खराब भी हो सकता है, और आपको चांसेस ये हैं, ज्यादा चांसेस लगते हैं कि भाई आप इसको अच्छे से कर पाओगे, कॉन्फिडेंट हो। फिर भी कोई आइदर छोटी मिस्टेक की वजह से क्या हो सकता है, किसी दूसरे फैक्टर की वजह से उसमें लॉस हो सकता है, तो वो क्या होगा, वो स्पेकुलेटिव। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर मान लीजिए कि आपने सप्लाई, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसकी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। आपके यहाँ पर आपका प्रोडक्शन जो यूनिट है, वहां से आपने एक आइडिया लगाया कि भाई हमारा जो सामान है वो एक पर्टिकुलर फीड, मान लीजिए ब्रेड बनाने वाले, और ब्रेड की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो 2 और 3 डेज होती है नॉर्मली। हम बात करते हैं कि आपने ब्रेड बनाए और आपने सोचा कि 2 या 3 दिन में हमारे 1 लाख पैकेट्स क्या हो जाएंगे, सोल्ड हो जाएंगे। तो आपने क्या किया कि वो मार्केट में लेके आए। अब आपने डिमांड की जो एक्सेप्टेशन थी वो ली 1 लाख की, लेकिन आई कितनी, 40,000 ही। आपने सोचा कि भाई मेरी सारी की सारी आराम से सोल्ड हो जाएंगी, बट 40,000 ही सोल्ड हो पाई, 60,000 क्या हो गया कि उनकी डिमांड आई नहीं। तो आपने क्या कर दिया, सप्लाई ज्यादा कर दी। उस वजह से क्या हो गया कि सप्लाई ज्यादा कर दी, डिमांड कम आई, तो आपको लॉस हो गया। मे बी सप्लाई अगर आप 40 ही करते या फिर आपकी डिमांड 1 लाख होती तो क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। तो ये क्या था कि आप कर सकते थे लेकिन वो कोई दूसरे फैक्टर्स की वजह से वो हो गया। मान लीजिए, आप मान लो कि आपके 1 लाख की ही क्या होती थी, डिमांड आती थी, 1 लाख सप्लाई करती थी। किसी कोई नया बिजनेस आया, उसने यूनिट्स अपनी लगाई और उसने 50,000 यूनिट्स मार्केट में डाल ली आपसे कम रेट में। मान लीजिए आप 40 रुपीज पर पैकेट देते थे, उसने क्या कर दिया, उसने 30 रुपीज पर पैकेट दिया। तो प्राइस कॉम्पिटिट होने के कारण, प्राइस में फ्लक्चुएशन होने के कारण उनकी सेल हो गई लेकिन आपकी नहीं हो पाई, तो इस वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है बेटा, समझ आया पॉइंट। फिर उसके बाद मार्केट की कंडीशंस, लोगों के टेस्ट चेंज हो जाना, कोई नया टेस्ट आ जाना, नया कोई
प्रोडक्ट आ जाना, उस पर शिफ्ट हो जाना, तो इस वजह से क्या हो सकती है, हमें रिस्क हो सकता है। तो ये रिस्क हमने देखा था। फिर हमने रिस्क को जाना कि नेचर ऑफ रिस्क क्या होता है। ये रिस्क क्या होता है, ड्यू अनसर्टेनिटी होता है, ये हमें फिक्स नहीं पता होता कि भाई होगा या नहीं होगा, हम मान के चलते हैं कि ये इतना हो भी सकता है और नहीं भी। फिर क्या कह रहा है कि इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, कि जो जितने जो भी बिजनेसेस है, उस हर बिजनेस के हर एक पार्ट में बिजनेस क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। कि इनहेरेंट एवरी बिजनेस, हर तरह के बिजनेस में होता है जिसमें प्रॉफिट कम होता है, यानी कि कम होता है रिस्की। तो सॉरी, कहने का मतलब छोटा बिजनेस कम रिस्क का होता है, बड़ा ज्यादा रिस्क का होता है। उसमें भी नेचर डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है, किस टाइप का है। कोई भी बिजनेस अपने रिस्क को नहीं चला सकता। नो बिजनेस एग्जिस्ट विदाउट रिस्क। ठीक है, द रिस्क बिजनेस में मिनिमाइज कैन नॉट बी एलिमेंट ऑफ टूगेदर, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेटेड जो होते हैं उनको खत्म नहीं किया जा सकता, उनमें कुछ रहते हैं, कुछ को कम किया जा सकता है। ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करता है कि वो उसका नेचर और साइज का बिजनेस क्या है। प्रॉफिट रिवार्ड और रिस्क बेयरिंग, तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है कि रिस्क को कम करने से जो प्रॉफिट होगा वो हम उसको रिवार्ड बोलते हैं, ये हमारा रिवार्ड होता है। यानी कि हम रिस्क को मिनिमाइज करके मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। देखिए कहा गया है कि नो रिस्क नो गेन इज पॉसिबल टू ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा काम देख लो जिसमें कोई रिस्क ना हो, तो उसमें कुछ गेन भी नहीं होगा। मान लीजिए आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, तो उसमें आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। आप कुछ किसी को कुछ बना के दे रहे हो पैसे में, तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होगा। हो सकता है वो खरीदे ना खरीदे, आप काम कर रहे हो उसको पसंद आए ना आए, या जो भी रीजन होगा, एक्स वाई जेड, कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए। आपको लगता है कि सर ये वाला है, इसमें कोई रिस्क नहीं है और रिटर्न रिटर्न है, तो आप मेरे को बताइए वो आइडिया। ऐसा कोई आइडिया है ही नहीं। देखिए, काजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब कौन कौन से काजेज हो सकते हैं बिजनेस रिस्क के, इन पर हमने अब डिस्कशन करना है डीपली। देखिए बेटा, अभी तक जो देखा वो हम एक बार पढ़ चुके थे, उनका रिवीजन था। अब हमारे पास जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आप ध्यान से समझिए। कौन कौन से केस हो सकते हैं, काजेज हो सकते हैं कि जो कि हम जिनको रिस्क बोलते हैं, और उस रिस्क को कैसे हम कम या उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले होता है नेचुरल काजेज। नेचुरल काजेज को हम देखेंगे जो नेचर के द्वारा दिए जाते हैं, ऐसे रिस्क जो नेचर के से होते हैं, जिसपे हमारा कोई रोल नहीं होता। फिर होता है ह्यूमन, यानी कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज करते टाइम हमारे पास कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, केस हो सकते हैं। फिर इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी के द्वारा जो रीजन होते हैं रिस्क होने के, वो और अदर होते हैं वो वाले। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल काजेज। नेचुरल काजेज क्या होता है कि नेचुरल क्लाइमेट लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटिंग मे बी एडवर्सली इफेक्ट द सेवरल द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। देखिए बेटा, आप अपना बिजनेस कर रहे, फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर का वो था, आपने अपनी फसलें लगा रखी थी, आपने बाग लगा रखा था, आपने सब्जियां उगा रखी थी। आपने सोचा कि भाई इस बार अच्छी सब्जियां हो रही हैं, इस बार बहुत अच्छी कमाई होगी। आप रेडी हो गए थे या मिड में थे, क्या हुआ कि फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण आपकी सारी फसल क्या हो गई, खराब हो गई। इसके अलावा हो सकता है कि आपका कोई और बिजनेस हो, तो फ्लड आने से, बाढ़ आने से, मौसम एकदम क्लाइमेट चेंज होने से लगभग हर बिजनेस में क्या होता है, इसमें इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। जिस जोन में जो प्रॉब्लम आती है, जो नेचुरल प्रॉब्लम, उस जोन के सभी बिजनेसेस में वो प्रॉब्लम फेस होती है। जैसे कि अब हम देखते हैं आज के दिन जो हमारे पास जो कोविड-19 के से जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो भी एक नेचुरल ही काजीज में आती है। देख रहे हो कि हर बिजनेस इफेक्ट हो रहा है इसमें। कुछ बिजनेसेस बड़े हैं, जैसे कि आप सैनिटाइज, जैसे कि आप जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज किए गए वो बड़े, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई ऐसा बिजनेस नजर नहीं आ रहा जिसमें ग्रोथ हुई हो, लॉस नहीं हुआ हो। ये एक रिस्क का रीजन था, इसको हम कम नहीं कर सकते। अब देखिए, आप भी अपने घर बैठे हो, मैं भी अपने घर बैठा हूँ, घर से ही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये प्रॉब्लम नहीं आती तो हम क्लास में होते, और इन टॉपिक्स को आमने सामने आपकी भी राय ली जाती, आपकी भी डिस्कशन ली जाती। बड़े मजेदार टॉपिक थे ये, और इनको हम बहुत ही मजे से
यानी कि प्रैक्टिकल्स या जो भी एग्जाम्पल लेके करते, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेते, आपस में इसको इन्वॉल्व करते, तब पढ़ते। लेकिन अब क्या है कि अब मैं अकेला ही बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट मेरे पास नहीं हो पा रहा, नहीं तो सबकी सलाह होती और करते इसको। बहुत ही मजेदार क्लासेस होने वाली थी। फिर भी हम क्या करेंगे, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए, फिर इन पर दोबारा से डिस्कशन करेंगे जब क्लास लगेगी तब देखेंगे। तो आपको सबको अच्छे से पता है अर्थक्वेक, भूकंप आ जाए, भूकंप आने से बताइए किस बिजनेस में क्या इफेक्ट नहीं पड़ता। आज की न्यूज भी देखते हैं तो शायद तुर्की में भूकंप आया है, वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है। इंडिया में भी बहुत बार भूकंप आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ज्यादा तेज भूकंप आ गया तो सब कुछ तहस नहस हो सकता है। लाइटिंग, मौसम, बारिश, जो लाइटिंग होती है या फिर और कोई प्रॉब्लम होती है, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाए क्लाइमेट चेंज होने के कारण, तो वो क्या है कि हमेशा एडवर्सरी इफेक्ट डालती है बेटा। इसके बिजनेस में क्या है कि लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसी को ही हम बोलते हैं नेचुरल रिस्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन काजीज। ह्यूमन काजीज क्या होता है बेटा, कि जब हम कोई काम करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्सेज में बी मेजर लॉसेज बिजनेस। क्या होता है कि डिसऑनेस्टी, कोई क्या है ईमानदार नहीं है, ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा, वो कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, बेईमानी कर देता है, करप्शन कर देता है, डिसऑनेस्टली करता है, वो नेग्लेंस करता है किसी चीज को, इनएफिशिएंसी रखता है ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कहने का मतलब जो काम करवाना चाहिए वो नहीं करवाया जाता, टाइम निकल जाता है, प्रॉब्लम्स क्वालिटी या फिर टूट फूट या फिर कोई एक्सीडेंटल केस। इस वजह से क्या है कि ह्यूमन काजिज के वजह से भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर काम करते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। आपने सही पर्सन को सही वर्क नहीं दिया गया, जो टैलेंटेड था, जो जानता था, वो उसको ना देके किसी और को दे दिया गलती से, तो उसने वो सारा खराब कर दिया। तो यानी कहने का मतलब जो टास्क है, ह्यूमन जो काजीज है, वो टाइम टू टाइम आप अपने घर पे भी देखते हो, कई बार बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, आप कुछ भी काम करते हो तो उसमें वो एफिशिएंसी नहीं आ सकती जो उसका प्रोफेशनल कर सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि बिजनेस में भी क्या होते हैं, रिस्क होने के चांसेस हो सकते हैं। मैनेजमेंट डिसीजंस, पर्सन के अपने डिसीजंस, एम्प्लॉइज के डिसीजंस, ओनर के डिसीजंस, या कोई अदर थर्ड पर्सन की जो थिंकिंग है या उनके डिसीजन है, उनके वजह से भी ये रिस्क बढ़ता है। अगला आता है बेटा इकोनॉमिक काजिज। ये काजिज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत डिटेल में भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में मैडम करवा भी रही हैं, पढ़ा भी रही हैं। जैसे कि आप लोगों को कल की जो वीडियो दी गई थी मैडम ने, वो बनाई गई थी कि आप किस तरह अपॉर्चुनिटीज जो कॉस्ट होती है उसको देख सकते हो। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ाया गया था, जो कि आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने देखा कि कैसे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कैसे पूरे इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे तो उसी में इकोनॉमिक का चीज आपके आएंगे, डिमांड सप्लाई आएगी। देखिए, तो उस वजह से हम बात करेंगे कंप्लीटली इस फैक्टर को, जो कि हम जानेंगे कि इकोनॉमिक काजीज में डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, होते कॉम्पिटिशन्स वगैरह, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम इकोनॉमिक काजीज में देखते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, कि मैंने एक बोला इन्फ्लेशन, एक बोला डिमांड, एक बोला सप्लाई, इनकी हम मेजरमेंट गलत कर लेते हैं या फिर वो परफेक्टली नहीं हो पाती, कोई फैक्टर्स हमारे रह जाते हैं जिस वजह से हमारे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक काजीज। इन्फ्लेशन, जो कि आप अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह जो अदर काजीज में आ जाएगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बैंक की पॉलिसीज, मार्केट की पॉलिसीज, कंडीशंस, जो गवर्नमेंट क्या उस प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस वगैरह, पैसे की, लोन की, इन सब की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो हमारी रिस्क काजीज में आती है। तो बेटा आई होप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, तो सभी ने इनके बारे में सुनना है, समझना है, और फिर खुद अपने माइंड से सोचना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कॉल या मैसेज करोगे और उसको क्लियर करोगे आप, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं इसके कंपैरेटिव स्टडीज के लिए। देखिए कि कौन से बिजनेस कौन कौन से वे में आते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है एक सिंपल सा पॉइंट, हम ये 5 पॉइंट देख रहे हैं कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू डिशेज इन मेन्यू। मान लेते हैं कि भाई ये कौन से एक्सटर्नल रिस्क हैं या फिर ये इंटरनल रिस्क है,
इसके काजेस कौन कौन से होंगे, टाइप्स ऑफ रिस्क स्पेकुलेटिव्स क्या होंगे, ये देखिए। इससे हम पूरे के पूरे अभी तक जो पढ़ा है उसको सबको समझेंगे। हमने देखा इंट्रोड्यूसिंग न्यू डिशेज इन मेन्यू। भाई हम देखते हैं, हम किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप उस पे बार बार गए हो, अब की बार जाते हो तो उसमें क्या मिलता है, कुछ नई डिश मिलती है। मान लीजिए कोई मिठाई या कोई स्नैक्स या कोई और फूड आइटम, मान लीजिए चाइनीज आइटम ऐड कर दिए गए, तो हम देखते हैं कि ये कौन से फैक्टर को इफेक्ट करेगा, ये इंटरनल को करेगा या एक्सटर्नल को करेगा। तो आप देखोगे तो ये कौन सा होगा, ये एक्सटर्नल होगा, जो कि न्यू डिशेज इन मेन्यू, मेन्यू में न्यू डिशेज आ गई है। भाई आप क्या कर रहे थे, आपका बिजनेस चल रहा था, इधर आपका कॉम्पिटिटर बिजनेस चल रहा था, इसमें आपका मेन्यू जो था वो ये था, यहाँ पर भी ये था, आप दोनों सा काम कर रहे थे, इसने क्या कर दिया, आपने मेन्यू में 2-3 आइटम बढ़ा दी। अब आपके बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, तो आपके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई इसने मेन्यूज बढ़ा दिए तो इसकी सेल ज्यादा हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। दो रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं, ये रेस्टोरेंट ए, ये रेस्टोरेंट बी, समझ आया बेटा। तो इसमें क्या था, ये एक एक्सटर्नल था, यानी कि हमारे अंदर से कोई नहीं हुआ, बाहर ही हुआ, यानी कि कॉम्पिटिटर, हमारा जो कॉम्पिटिटर था उस कॉम्पिटिटर ने क्या किया, डिसीज बढ़ा दी। तो ये कौन सा इंटरनल था या एक्सटर्नल, तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल। ये कौन सा, ये इकोनॉमिक, मैंने अभी भी बताया आपको कि इकोनॉमिक काजेज में क्या क्या होते हैं, जिसमें डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, कॉम्पिटिशन, ये सारे होते हैं। तो ये कौन सा है, कॉम्पिटिशन की वजह से आया हुआ। फिर क्या है कि बताइए कि ये स्पेकुलेटिव रहेगा, प्योर रहेगा, या फिर प्योर या सिर्फ स्पेकुलेटिव रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्पेकुलेटिव है। इसमें ये नहीं कि हमें 100% लॉस होना ही, हो सकता है कि उनकी डिश जो है वो अच्छी ना हो, दोबारा से कस्टमर हमारे पास आ जाए, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है और नेगेटिव रिस्पॉन्स भी डाल सकता है। समझ आया बेटा। अब हम बात करते हैं इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। तो इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर यानी कि ये हमारे ही ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा था इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स का मतलब कि हमारे जो वर्कर है उन वर्कर्स ने ही क्या की है, अच्छे से काम नहीं किया, इन एफिशिएंसी है, क्वालिटी मेंटेन नहीं की। मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है तो उन्होंने खाना अच्छे से नहीं बनाया, उसमें कुछ कमियां छोड़ दी, कुछ नमक ज्यादा डाल दिया, या आपने मिर्च ज्यादा डाल दी, या मसाला नहीं डाला है, टेस्ट ही नहीं बनाया, तो उस वजह से क्या है कि इनएफिशिएंसी आ रही है, टाइम पर ऑर्डर नहीं आ रहा है, या कोई भी बिजनेस लगा लीजिए उसमें। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका इंटरनल फैक्टर इफेक्ट करेगा। कौन सा है ये, ह्यूमन काजिज, क्योंकि पर्सन के द्वारा हो रहा है, और इसमें क्या होगा कि लॉस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसको हम प्योर रिस्क बोलेंगे। क्लियर हुआ बेटा, आई थिंक सबको समझ आया होगा। अगला देखिए, मार्केट क्लोजर ऑफ 2 days ड्यू टू पॉलिटिकल डिस्टेंस। देखिए बेटा, मैंने अभी भी बताया कि किस में आएंगे ये, भाई अदर काजेज में आएंगे, जिसमें गवर्नमेंट इफेक्ट करती है, बैंक्स, लोन्स, लॉ, अदर पर्सन्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इनकी वजह से अगर कोई रिस्क होता है तो वो कौन सा होता है बेटा, अदर काजेज में आता है। और इसको हम क्या बोलेंगे, बाहर से, क्योंकि अंदर का नहीं हुआ ये रीजन कि मार्केट ड्यू कर दी गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि भाई मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो जाती है और उन्होंने कह दिया 2 दिन के लिए सब कुछ बंद हो जाएगा, ब्लैक डेज घोषित कर दिया गया। जैसे आपने देखा होगा कि लगभग दो साल पहले, 2 साल पहले की बात है, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो कि इनकी डेथ हुई थी, उस डे क्या कर दिया गया था, अगले दिन छुट्टी कर दी गई थी, मार्केट भी बंद कर दिए गए थे। तो यानी कि कोई पॉलिटिकल लीडर, बड़ा लीडर की डेथ होती है तो उस बेस पे, या फिर कोई और इमरजेंसी आ जाती है, तो उस वजह से पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शंस के डिस्ट्रीब्यूट, या फिर हम बात करें जिस दिन हम कहते हैं कि भाई जिस दिन इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस की वजह से हम देखते हैं कि सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज वगैरह सबकी छुट्टी कर दी जाती है, क्योंकि वो वोट डालने जाएंगे। तो उस बेसिस पर क्या होगा, ये क्या एक्सटर्नल है, अदर का चीज है, और इसमें 100% जब बंद ही हो रहा है तो क्या होगा, प्योर रिस्क होगा, यानी कि लॉस ही होने के चांसेस पूरे रहेंगे। फिर है कि पोर्शन ऑफ द डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक। तो भाई सबको पता है एक्सटर्नल और नेचुरल है, और इसमें भी प्योर होना है। एंट्री न्यू कॉम्पिटिटर, देखिए अभी भी बात की थी कि ये क्या एक्सटर्नल है, इकोनॉमिक्स है, और ये स्पेकुलेटिव, फर्क पड़ भी सकता है, नहीं।
देखिए बेटा सबको समझ में आया होगा आई थिंक। देखिए इसकी जो डिस्ट्रैक्शन देखे हम, तो बिजनेसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बिजनेसिस थी, ये बिजनेस की जो सबसे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने बताया था, उसकी डेफिनेशंस थी, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बिजनेसिस क्या है? प्रोडक्शंस यानी कि गुड्स को कच्चे से पक्के में बनाना, और प्रोक्यूरमेंट द गुड्स एंड सर्विसेज, और उनको गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि लागू करने में हेल्प करना। तो इस कंप्लीटली इसमें डाला हुआ है बेटा सारा। जैसे एग्जांपल दिया गया है, तरुण सेटअप ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो कि ग्लास वेयर एंड सेल थ्रू द रिटेल शॉप फरीदाबाद, वेयर द coins the Arun import the glassware sale through the outlet is the same market। तो यानी क्या है कि उसने इंपोर्ट किया विदेश से सामान को, फिर यहाँ पर अपनी फैक्ट्री में बनाया, फिर अपने रिटेल शॉप फरीदाबाद में बेच दिया, आप उसी मार्केट में उसको बेच रहे हैं। तो ये क्या है? ये प्रोडक्शन भी है और गुड्स की प्रोक्यूरमेंट भी। सेल एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विस, सेल करना, डीलिंग गुड्स इन सर्विस रेगुलर बेसिस, ये जो बिजनेस है वो रेगुलर बेसिस पर काम करेगा। प्रॉफिट अर्निंग के लिए जाती है, और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जो इसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है कि जो रिटर्न है वो अनसर्टेन होता है, फिक्स नहीं होता कि हमें इतना ही मिलेगा, इतना प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है बेटा, ये एक्टिविटीज हमने पढ़ी है। एक बार मैं 2 या 5 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा रहा हूँ। ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो भी एक्टिविटीज करी जाती है उनको ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। उनको दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो जो प्रॉफिट या हम अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें पैसे का लालच नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सोशल सर्विसेज जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, एक बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, या अनाथ आश्रम वगैरह, या जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह या फिर एनपीओ होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट कौन होते हैं? जो भी लोग काम करते हैं, वर्कर्स जो होते हैं वो काम करने जाते हैं किसी एम्प्लॉयर के साथ। तो एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज होते हैं, जो कि जैसे एक फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट होती है। बिजनेस वो फैक्ट्री का ओनर जो करता है वो। प्रोफेशन जिसमें प्रोफेशनल्स को लाया जाता है, जैसे अकाउंटेंट, लॉयर्स, अगर हम बात करें और भी बहुत सारे होते हैं जैसे ऑडिटर वगैरह, जिनको हम उनकी एक स्पेशल सर्विसेज के लिए बुलाते हैं। तो ये सारे तीनों क्या बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इन तीनों एक्टिविटीज में बिजनेस जो है, बिजनेस में हम टू टाइप से, जो कि इसी के गिर्द गिर्द घूमेगा सब कुछ, जो कि बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट भी होता है, प्रोफेशन भी होते हैं। तो इंडस्ट्रीज होती है और एक कॉमर्स होता है। तो इंडस्ट्रीज में हमने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी हमारी बेसिकली क्या थी? नेचर से रिलेटेड थी, जिसमें हमने क्या देखा कि एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एग्जीक्यूटिव जिसमें फसलें वगैरह क्रॉप्स होती थी, जेनेटिक में पशुपालन होते थे। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हमने देखा, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हमने टू टाइप से बांटी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग, एक कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा एनालिटिकल्स, सिंथेटिकल्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स और असेंबलिंग। तो एनालिटिकल्स में हमने डाटा को इकट्ठा करके उसमें से रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाए। सिंथेटिकल्स में हमने बनाया कि जो भी वो होता था आपके पास केमिकल्स वगैरह होते थे उनको जैसे रिफाइनिंग वगैरह करके, उसके बाद प्रोसेसिंग में जैसे शुगर केन से हमने शुगर बनाई, या फिर प्लास्टिक से हमने कोई प्रोडक्ट बनाया जिसको प्रोसेस करके असेंबलिंग यानी कि बनी हुई मोटर्स को, पार्ट्स को जोड़ा, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे कार बनाने वाली कंपनी। तो अलग अलग प्रोडक्ट बन के आए, उनको असेंबल किया गया, वो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज होती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग थी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था, जिसमें हम रोड, ब्रिज, बिल्डिंग्स, पुल ये सब कुछ बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा कॉमर्स। तो कॉमर्स में हमने देखा ट्रेड और एक एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या है? जो बिजनेस किया जाता है, तो और उस बिजनेस में यूज होने वाली हर टर्म्स को हम एक्सिलरीज ऑफ टर्म्स बोलते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें इस सेक्टर की और इस सेक्टर की, तो ये सेक्टर लगभग 20% इन्वॉल्वमेंट है जीडीपी में, इंडियन जीडीपी में, और ये लगभग 80% का रोल डिपेंड करता है जीडीपी के अंदर, जिसमें सर्विसेज और यानी कॉमर्स आ जाता है। तो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड की हम बात करते हैं। इंटरनल जो होता है वो इंडिया के अंदर ही होता है, जैसे होलसेल और रिटेल। और जो एक्सटर्नल होता है उसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या इंटरपोर्ट हम बोलते हैं।
एक्सुलरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम आता है, जो कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग और इंश्योरेंस। ये सारे पॉइंट्स हमने इस सिलेबस में अपने पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश्ड हुआ। तो आप सभी ने इसको अच्छे से समझ देखना है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना है, उसके बाद फिर हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पढ़िए बेटा, वर्क करिए, जो आप और नोट्स बनाइए अपने, यानी कि नोटबुक कंप्लीट करिए और मेरे से चेक करवाइए। जिस भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।